हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट साइट में। आज की इस वीडियो में हम फरवरी महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट हो भी जाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इस फरवरी महीने में इम्पोर्टेंट होने वाले इवेंट के बारे में देखते हैं। तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिम बजट पेश किया है। तो ये 1 फरवरी को हुआ है और बजट के बारे में 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो निर्मला सीतारमण के द्वारा या फिर इसमें बात रखी गई है। तो देखते हैं कि बजट केंद्र सरकार ने इसमें 4 प्रकार के जातियों को विशेष ध्यान केंद्रित किया है। 4 प्रकार के विशेष जातियों पे ध्यान केंद्रित किया है। वो 4 जातियाँ कौन कौन सी हैं? तो गरीब, युवा, महिला और किसान। तो अगर हम बोले गरीब, महिला, युवा और किसान पे 4 जातियों पे डिस्कशन हुआ है बजट में। और देखते हैं तो इसमें निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीडीपी को 2030 तक $7 ट्रिलियन के आंकड़े तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा गया है। और जैसे कि जीडीपी जो है, यहाँ देखिए समझते हैं। जीडीपी, जी डी और पी जो है, इसमें नया शब्द जोड़ा गया है, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए हैं इसमें। गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस। जीडीपी का नाम दिया गया है क्या? गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस। तो ये 3 शब्द भी याद रखेंगे। जी से गवर्नेंस, डेवलपमेंट और पी से परफॉर्मेंस पे इसमें नाम जोड़ा गया है। और जीडीपी में देखें तो इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है, यानी कि रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है और बात कही गई है। और 1 लाख करोड़ रुपए तक का लॉन्ग टर्म लोन दिया जाने का इसमें कहा गया है। और देखें जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जो डीबीटी के माध्यम से जो खातादारों के में पैसे जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, कैसे किए गए हैं? डीबीटी, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो किए गए हैं, इससे भारत सरकार को काफ़ी लाभ हुआ है। और इसमें थर्ड पार्टी का कोई योगदान नहीं था। इससे भारत सरकार को बेनिफिट हुआ है। कितने का बेनिफिट हुआ है? तो 2 हुआ है यहाँ पे। 2.7 लाख करोड़ रुपए का भारत के जनधन योजना के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट के तहत भारत सरकार को बेनिफिट हुआ है। और इसमें थर्ड पार्टी के बीच ना आने से हुआ है। और इसमें निर्मला सीतारमण ने एक बात तो इसमें जोड़ी है। क्या जोड़ा है इसमें? देखिए समझते हैं। जैसे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इस बार इस नारे में सबका प्रयास शब्द भी जोड़ा गया है। निर्मला सीतारमण ने सबका प्रयास इसमें जोड़ा है, ये भी याद रखेंगे। सबका प्रयास, निर्मला सीतारमण ने सबका प्रयास को जोड़ा है। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ के साथ सबका प्रयास सब जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? तो भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के लिए सबका प्रयास जोड़ा गया है। जीडीपी में बजट में बोला गया है, तो ये याद रखेंगे। तो ये 1 फरवरी का इवेंट था, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी, देखा और 2-3 बात पे भी चर्चा की। और फिर है 2 से 4 फरवरी, जो कि नागपुर में सेना एग्जीबिशन शौर्य संध्या हुआ है, ये भी जानते हैं। ठीक है, 2 से 4 फरवरी जो नागपुर में सेना एग्जीबिशन शौर्य संध्या हुआ है,
इस कार्यक्रम में स्काई ड्राइविंग, पैरा मोटर और मतलब धूर सवारी मोटरसाइकिल और डेविल वेट और भारतीय सेना के केनाल वॉरियर्स को और से प्रदर्शित किया गया है। और ये क्या है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 2, 3 और 4 3 दिवसीय कार्यक्रम था ये। और इसमें ड्रोन को भी शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। तो ये था सेना एग्जीबिशन शौर्य संध्या जो कि नागपुर में हुआ है। अब देखते हैं 2 से 18 फरवरी क्या होने वाला है। तो सूरज कुंड मेला, हरियाणा में सूरज कुंड मेला होने वाला है और ये 17 दिन तक चलेगा। 17 दिन तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध ये सूरज कुंड जो मेला है, ये अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का शुभारंभ होगा इसमें। और हरियाणा के फरीदाबाद में होगा। हरियाणा के फरीदाबाद में होगा ये, जो कि 2 से 18 फरवरी तक चलेगा। और इस बार जो मेला होने वाला है सूरज कुंड मेला 37वें, ठीक है, 37वें सूरज कुंड मेला है और यह है। आगे देखते हैं इवेंट कैलेंडर में 6 फरवरी को क्या होने वाला है। तो 6 फरवरी को गोवा में ऊर्जा सप्ताह विकास पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया जाएगा। और इंडिया एनर्जी वीक जो है 2024, ये 2 फरवरी से 9 फरवरी तक, ठीक है, 2024 तक। और ये गोवा में इंडिया एनर्जी वीक है और इसका सीजन आयोजन होने जा रहा है। अभी विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों का होने का उम्मीद लगाया जा रहा है कि विभिन्न देशों से 17 ऊर्जा मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, तो इसे याद रखेंगे। अब 10 से 18 फरवरी क्या होने वाला है। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा, पुस्तक मेला। और ये पुस्तक प्रेमी और प्रशंसकों के महाकुंभ यानी कि विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 10 से 18 फरवरी यानी कि आगामी 10 से 18 फरवरी के बीच होने वाला है। और किस मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, याद रखिएगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। और इस बार पुस्तक मेले की थीम है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। तो विश्व पुस्तक मेला की थीम जो है उसको याद रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। विश्व पुस्तक मेला की थीम जो है बहुभाषी एक जीवंत परंपरा। तो याद रखिएगा, ये पुस्तक मेला का थीम था। फिर 18 से 27 को ताज महोत्सव होने वाला है आगरा में। और इस महोत्सव को संस्कृति उत्सव की तरह मनाया जाता है, ताज महोत्सव को। और इस महोत्सव में शिल्प ग्राम से लेकर और भी कई बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसको याद रखेंगे। ये एक सांस्कृतिक उत्सव की तरह मनाया जाता है, ताज महोत्सव आगरा में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 26 से 29 फरवरी बड़ी टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स्ट होने वाला है। और इसका जो है टेक्सटाइल दुनिया के ये सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो का आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली में होने जा रहा है। और यह शो 26 से 29 फरवरी में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा, ये होने जा रहा है। फिर है 27 फरवरी का देखिए, 27 फरवरी को 15 राज्यों की 56 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाली है। हम बता दें कि 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को
समाप्त हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं जो 13 राज्यों में 50 सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। याद रखेंगे 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। और शेष जो 2 राज्य बच रहे हैं, 2 राज्य जिसमें 6 सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। याद रखेंगे 50 सीटों की संख्या जो है 13 राज्यों में वो 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। और जो 2 राज्य बच रहे हैं वो 6 सदस्य जो है वो 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तो इसी के लिए राज्यसभा चुनाव हो रहा है। और 15 राज्यों जो चुनाव होने वाला है उनके नाम अगर देखें तो देखते हैं, शॉर्टकट में देखते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, ठीक है, यूपी और वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, और उसके बाद गुजरात और हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो, और कर्नाटक भी लेते हैं, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो इतने जो हैं राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो ये शॉर्टकट में है, आप समझ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या था? आगे था कि 29 फरवरी, इस बार समझते हैं कि इस बार 29 फरवरी भी होने वाला है, जो कि लीप वर्ष के नाम से प्रति है। और ये क्या होता है कि एक दिन अतिरिक्त इसमें बढ़ जाता है। और लीप ईयर के बारे में समझते हैं। तो जिस वर्ष फरवरी में 29 दिन होते हैं वो वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। और इस प्रकार जब लीप ईयर आते हैं तो साल का एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि 365 दिन से 365 दिन से क्या हो जाता है, 366 दिन उस साल में बढ़ जाता है। लीप ईयर क्या है? तो लीप ईयर क्या है, प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है। लीप ईयर प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है। प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर समझते हैं तो जैसे कि 2024 है, 2024 में लीप ईयर आया है। तो अब ये लीप ईयर कब आएगा? तो 4 साल में एक बार आता है, तो अब आएगा ये 2028 में। तो इस बार फरवरी में 29 तारीख आ रहे हैं जो कि लीप ईयर से लेती है। तो ये था फरवरी का कुछ महत्वपूर्ण इवेंट। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन। तो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होने वाला है अबू धाबी में। ये होगा आपका ये 14 फरवरी को होने वाला है। तो ये अबू धाबी में पीएम मोदी क्या है, यहाँ पे BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये है अबू धाबी का, ये राम मंदिर की तरह ही है, इसे बनाया गया है राम मंदिर की तरह। ये हिंदू मंदिर का ये उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी करने वाले हैं अबू धाबी में। और इसके बारे में अगर देखते हैं तो ये राम मंदिर की तरह ही मंदिर बन के तैयार है। और ये सभी धर्मों का प्रतीक मंदिर है, यानी कि सिर्फ हिंदू का नहीं है, सभी धर्मों के प्रतीक का मंदिर है। और इसकी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार का लोहा या फिर उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे राम मंदिर में भी लोहा का या फिर किसी प्रकार का सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है, उसी तरह इसमें भी नहीं किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये भी होने वाला है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं फरवरी में कुछ बिजनेस आयोजन जो होने वाले हैं उसको देखते हैं। तो 6 से 8 फरवरी में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा की बैठक शुरू की जाएगी। 12 से 16 फरवरी में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की चौथी सीरीज शुरू होगी, याद रख लेंगे। और 12 फरवरी को खुदरा महंगाई
औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आएंगे। आगे देखते हैं, आगे है कि वही थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 26 से 29 फरवरी को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में होगी। 26 फरवरी को देखें तो जेनेवा मोटर शो शुरू होगा। 29 फरवरी को देखें तो जीडीपी के आंकड़े जारी होने वाले हैं। जीडीपी के आंकड़े जारी होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बिजनेस आयोजन था, आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं। अब देखते हैं फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जयंती मनाया जाता है। ठीक है, और सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। तो सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सरोजिनी नायडू का जो जन्म हुआ था 13 फरवरी और 1879 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद में जन्म हुआ था सरोजिनी नायडू का। और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला थी जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। और ये 1947 से, याद रखेंगे, 1947 से 1949 तक ये राज्यपाल थी यूपी की। और इसके अलावा भी देखें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और भारतीय महिला पहली अध्यक्ष थी। और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस के अवसर पे 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर। और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये उपाधि से किसने सम्मानित किया था इसे? तो इन्हें तो महात्मा गांधी ने इन्हें ये नाम दिया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब देखते हैं 14 फरवरी पुलवामा हमला अटैक जो हुआ था। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 22 फरवरी विश्व स्काउट दिवस। और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस है, देख लेंगे। आगे देखते हैं, अब स्पोर्ट इवेंट देखते हैं थोड़ा। तो स्पोर्ट इवेंट 2 से 6 फरवरी भारत और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट होने वाला विशाखापट्टनम में। 3 से 4 फरवरी भारत और पाकिस्तान डेविस कप टेनिस इस्लामाबाद में होगा। 3 से 9 फरवरी हॉकी वीमेंस प्रो लीग भुवनेश्वर में होने वाला है। और 10 से 16 फरवरी में हॉकी पुरुष प्रो लीग, ये भी भुवनेश्वर में होगा। और 12 से 18 फरवरी हॉकी वीमेंस प्रो लीग, ये राउरकेला में होगा। 19 से 25 फरवरी हॉकी पुरुष लीग राउरकेला में होगा। 15 से 19 फरवरी भारत और इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट राजकोट में होगा। और देखें तो 23 से 27 फरवरी भारत और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट रांची में होगा। 23 फरवरी वीमेंस प्रीमियर लीग पहला मैच मुंबई इंडियन बेस दिल्ली कैपिटल्स बेंगलुरु में होगा। और 27 फरवरी को जर्मन ओपन बैडमिंटन होने वाला है। तो ये जो था, ये था स्पोर्ट इवेंट, जो एक नज़र में आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा वीडियो जो है फरवरी इवेंट का समाप्त होने वाला है, मतलब हो गया। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा अगर हेल्पफुल लगा हो तो, और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद,